आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ऑलराइट, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो वेक्टर को हम लोग अभी मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं, दो वेक्टर को। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, दो वेक्टर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। एक तो हो गया डॉट प्रोडक्ट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं काफी सारे चीज। ओके, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ए एक वेक्टर होता है और ए बी एक वेक्टर है। इफ ए इज ए वेक्टर एंड बी इज ए वेक्टर, ऑलराइट, देन ये दोनों का बीच में हम लोग ये क्रॉस का सिंबल देंगे, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, और इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो हो जाता है क्या, एक वेक्टर, इसीलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो अगर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है, दो वेक्टर का भीतर में एंगल थीटा है, ऑलराइट, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड समथिंग लाइक दिस। वाओ, a cross b is equal to ab sin theta into n cap. अगर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and b, then their cross product defined by a cross b is equal to ab. mod a का मतलब a होता है, mod b का मतलब b होता है, ab sin theta into n cap. तो यहाँ पे एक तो नया चीज आ गया क्या, ये n cap. ओके, दिस इज द न्यू दैट इज कमिंग हियर, n cap. तो ये जो n कैप है, ये यूनिट वेक्टर तो पता चल रहा होगा, क्योंकि जहां पे भी कैप लग जाता है वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। अब ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि किसी, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो एक वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, ये भी वैल्यू हो जाएगा, बिकॉज ऑल द थ्री विल गिव यू सम नंबर्स। ऑलराइट, तो नंबर्स बोलने से ये कुछ वैल्यू आ गया इसमें, उसके साथ n कैप मल्टीप्लाई हो गया। और हमको पता है कि कोई भी वेक्टर में अगर कोई भी नंबर में अगर हम कोई वेक्टर i कैप, j कैप, k कैप या फिर n कैप या फिर कोई भी यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट बिकम्स ए वेक्टर। सो ये जो है वेक्टर हो गया, बिकॉज द राइट हैंड साइड इज ए वेक्टर, सो हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम n कैप के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। n कैप क्या है? n कैप इज ए यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing both a and b. n cap is a unit vector that is perpendicular to the plane containing both a and b. और n cap को निकालने का मेथड होता है, हमारा फिजिक्स में तो पढ़े हुए हैं हम लोग, एक तो होता है हमारा स्क्रू रूल, एक तो होता है, ऑलराइट ना, एक हमारा स्क्रू रूल है और एक तो हमारा क्या है बताओ, राइट हैंड थंब रूल। ये दोनों रूल है, दोनों रूल को यूज करने, ये दोनों रूल में से किसी को यूज करके हम n cap निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये थंब रूल यूज करके n कैप निकालने का बता रहा हूँ क्या है। जैसे ये हमारा एक वेक्टर हो गया, ऑलराइट, ये हमारा b वेक्टर हो गया, दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b। ओके, थंब रूल में हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल होता है, तो राइट हैंड को हम लोग क्या करते हैं, ये जो मतलब पाम है, तो पाम को हम लोग ऐसे कर्ल करते हैं, ऐसे करके along the direction of multiplication। उस समय थंब जो डायरेक्शन दिखाएगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ n कैप। ओके, तो यू सी, अगर मैं यहाँ पे a रखा हूँ और यहाँ पे b रखा हूँ और n कैप कर रहा हूँ, तो आई हैव टू कीप माय हैंड लाइक दिस एंड देन आई हैव टू कॉल इट लाइक दिस। तो मेरा हैंड जो है इस हिसाब से कर्ल हो रहा है, दैट इज यू कैन से व्हाट, लाइक दिस। तो ये जो कर्ल हो रहा है ऐसे करके, थंब ऊपर दिखा रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, यू सी, n कैप। ये जो है ना, ये हमारा n कैप का डायरेक्शन हो गया, तो दिस इज योर n कैप। ऑलराइट, जस्ट लाइक दैट, अगर हम लोग क्या करेंगे, a क्रॉस b फिर से करेंगे, लेकिन अभी a इधर है, b इधर है, तो हमको अपना फिंगर जो कर्ल करना पड़ेगा लाइक दिस। ओके, क्लॉकवाइज यू कैन से, क्लॉकवाइज हम कर्ल कर रहे हैं, तो हमको ऐसे कर्ल करना पड़ेगा, तो हमको ये फिंगर जो थंब जो है नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, दैट n कैप। नाउ n कैप का डायरेक्शन हो गया नीचे। इसका मतलब है कि अगर हमको n कैप का डायरेक्शन देखना है, दो डायरेक्शन में आ पा रहा है, ये n कैप ऐसे है इस केस में और उस केस में ऐसे। अच्छा, मैं इसको थोड़ा अलग उपाय में बता रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे a है, ये b है, ओके,
तो इसको भी मैं इसको अभी भी ए रख रहा हूं, दिस इज ए सपोज एंड दिस इज सपोज बी। ऑलराइट, जो है वहां पे वही वाला है, उसी चीज को मैं एक बार और बता रहा हूं। दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। ऑलराइट, यहाँ पे भी ए और बी था, यहाँ पे भी ए और बी है। एंगल बिटवीन देम इज थीटा, यू कैन सी हियर। ऑलराइट, ओके। अगर मेरे को बी क्रॉस ए निकालना है, सपोज हमको बी क्रॉस ए निकालना है, तो हम बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या दिखाएंगे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए? सो दैट इज व्हाट यू कैन सी, बी क्रॉस ए जो है नीचे जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे तो ए क्रॉस बी, ए और बी इधर रख के दिखाए, यहाँ पे ए और बी को जगह चेंज करके दिखाए। नाउ लेट देम देयर प्लेस बी लाइक दैट, बट हम एक बार ए क्रॉस बी निकालते हैं, एक बार बी क्रॉस ए निकालते हैं। यू कैन सी हियर कि ए क्रॉस बी तो ऊपर जा रहा है, ए क्रॉस बी इज गोइंग लाइक दिस इन दिस केस, और बी क्रॉस ए अगर हम देख रहे हैं तो नीचे जा रहा है। इसका मतलब हमको ये तो पता चल गया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में होता था ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे नहीं होता। ए डॉट बी, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। एनीवे, आई होप इतना तो पता चल गया होगा कि हमारा एन कैप क्या होता है। एन कैप क्या है देख लो, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों को परपेंडिकुलर है। अगर मैं मान लेता हूं कि बोर्ड का अंदर दो वेक्टर है, ये बोर्ड का अंदर एक वेक्टर यहाँ पे है, एक बोर्ड में एक वेक्टर यहाँ पे है और एक वेक्टर यहाँ पे है। दिस इज टू वेक्टर्स, दीज आर टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑन द बोर्ड। एंड सपोज मेरे को अभी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना फिंगर जो है ऐसे कर्ल करना पड़ेगा मेरे को, लाइक दिस। तो मेरे को ऐसे रखना पड़ेगा हाथ, एंड इट विल, आई विल कॉल इट लाइक दिस। तो थंब जो है बाहर की तरफ दिखा रहा है, मतलब अभी जो एन कैप है बाहर की तरफ है, मतलब ए क्रॉस बी जो है वो एक वेक्टर है जो वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है। ऐसे अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा, अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो क्या होगा, तो हमको फिंगर जो है ऐसे कर्ल करना पड़ेगा, मतलब आई हैव टू कीप माय हैंड लाइक दिस एंड देन आई हैव टू कर्ल इट लाइक दिस क्लॉकवाइज। तो ये अंदर की तरफ जा रहा है थंब, इट इज गोइंग इनसाइड, मतलब ए क्रॉस बी बाहर आ रहा है, बी क्रॉस ए अंदर जा रहा है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए आर नॉट सेम। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ओके, तो अब समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो देखते हैं। मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, इनफैक्ट ये एक पैरेललोग्राम में मान लेते हैं। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस है। Alright, this is y axis. Alright, this is vector A, this is vector B, and the angle between A and B is theta. You see, this one is theta. Okay, so let us see what I am getting. अगर मैं A डॉट A क्रॉस B निकालता हूँ, अगर मैं A क्रॉस B निकालता हूँ, तो A क्रॉस B का वैल्यू हो गया A क्रॉस, सॉरी, mod A mod B sin theta into n cap। ओके, so let me show you what is mod B sin theta। अच्छा, अगर मैं A क्रॉस B का मॉड ले लूँगा, A क्रॉस B का मॉड ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो मॉड A हो गया, ये मॉड B हो गया, साइन थीटा का मॉड भी साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है एक्यूट रहने वाला है, 0 से नहीं, 0 से 180 के बीच में रहेगा। तो इन दैट केस क्या हो गया हमारा साइन थीटा उसमें पॉजिटिव होता है, मॉड देने की जरूरत नहीं है, और एन कैप का मॉड होता है 1। सो ये ए क्रॉस बी का मॉड का वैल्यू हो गया। तो देखते हैं ए क्रॉस बी मॉड हमको क्या बताता है। सी, अगर मैं इसको नेम दे दूं, नाम दे दूं इसको, सपोज इसका नाम मैं दे दूं ए बी ओ ए, और यहां से एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉप कर, और ये वाला पॉइंट का नाम हो गया हमारा डी। ओके, तो यू सी इन दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल हम देख रहे हैं, ये ट्राइंगल ओबीडी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओबीडी, इन ट्राइंगल ओबीडी साइन थीटा का वैल्यू आप निकालते हैं, तो व्हाट इज इट, साइन थीटा क्या निकलता है, क्या निकलेगा साइन थीटा, बीडी बाय ओबी,
BD by OB. Now what is BD? Is equal to OB sin theta, and OB is nothing but what? Mod B sin theta. इसका मतलब है कि हम जब निकाल रहे हैं A क्रॉस B का मॉड, दैट इज मॉड A मॉड B sin थीटा, तो एक्चुअली हम क्या निकाल रहे हैं? A क्रॉस B का मॉड में तो हम क्या निकाल रहे हैं? मॉड A का मतलब हो गया क्या? OA इनटू ये जो है मॉड B sin थीटा इज योर BD. तो यू कैन सी ना, ये पैरेललोग्राम का, ये पैरेललोग्राम देख रहे हो, ये पैरेललोग्राम का ये साइड हो गया A, अब ये साइड भी हमारा A ही होगा, मतलब सॉरी OA होगा, तो लेंथ ये लेंथ और ये लेंथ सेम होता है. पैरेलल लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम एंड दैट गिव्स व्हाट? द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. इसका मतलब जब हम निकालते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो वो क्या निकल जाता है? एरिया निकल के आ जाता है. बोलोगे सर ये तो क्रॉस प्रोडक्ट आप ये समझाए थे, लेकिन आप ये लिख के समझा रहे हो अभी, क्यों? क्योंकि ये मैं निकाला जो इसका स्केलर एरिया है, इसका स्केलर एरिया है. तो वेक्टर एरिया में एक तो नॉर्मल इसके साथ ऐड कर देना है. नॉर्मल जो होता है आउटर नॉर्मल ही होता है, अगर हमारा ओपन सरफेस है तो आउटर नॉर्मल बोले से इस तरफ है, सो दैट इज द नॉर्मल. सो अगर हम एन कैप के साथ लिखेंगे तो दैट इज वेक्टर एरिया, और एन कैप के साथ नहीं लिख रहे हैं, खाली मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो स्केलर एरिया. दैट मींस अब हम फाइनली ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए कि A क्रॉस B हमको एरिया देता है. ओके, अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो स्केलर एरिया दे दिया, और अगर हम लोग मैग्नीट्यूड नहीं लिए तो वेक्टर एरिया देता. इतना तक सबको समझ में आ गया? ओके, अब देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स. जैसे सबको पता है कि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स जो होता है हमारा, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स क्या क्या होता है? आई कैप, जे कैप और के कैप, ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होता है. तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट पे हम लोग देख लिए थे इसका वैल्यू क्या था, अभी हम लोग इसका वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट में देखेंगे. तो हमको पता है कि A क्रॉस B जो है दैट इज कमिंग A मॉड इनटू B मॉड इनटू sin थीटा इनटू n कैप. तो जरा देख लो, अगर मैं i कैप क्रॉस i कैप करता हूं तो क्या आता है? A का जगह में i कैप, B का जगह में भी i कैप. तो i कैप का मॉड इनटू i कैप का मॉड इनटू साइन. अगर सेम वेक्टर है इसका मतलब एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, तो एंगल हो गया 0 डिग्री इनटू n कैप में लिख लेता हूं. तो क्या बन जाएगा? ये i कैप का मॉड 1 है, ये 1 है, ये 0 है, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 0 आ जाता है. तो i कैप क्रॉस i कैप हो गया हमारा 0. सेम वे j कैप प्लस j कैप भी 0 होगा, k कैप क्रॉस k कैप भी 0 होगा. तो i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k 0. डॉट प्रोडक्ट पे वो नहीं होता था. डॉट प्रोडक्ट पे क्या होता था? i डॉट i 1 होता था, j डॉट j 1 होता था, इसमें 0 हो रहा है. अब अलग अलग लेंगे तो क्या होगा देखते हैं. i कैप क्रॉस j कैप, तो i x एक्सिस का तरफ है और j y एक्सिस का तरफ है. तो x एक्सिस और y एक्सिस में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. इसका मतलब i और j में एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो लेट मी राइट दैट. फॉर्मूला डालेंगे तो i कैप का मॉड, j कैप का मॉड sin 90 डिग्री, ओके, इनटू n कैप लिखना चाहिए. लेकिन अभी जो n कैप है ना उसका बारे में हमको थोड़ा बहुत आइडिया है, इसीलिए हम n कैप ना लिख के वही वाला चीज लिख देते हैं. जैसे मान लेते हैं ये हमारा हो गया, मान लेते हैं ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. अगर मैं ऐसा x एक्सिस और y एक्सिस लेता हूं तो z एक्सिस हमारा कैसा होगा? ऐसे बाहर आएगा. आर यू गेटिंग इट? z एक्सिस क्या होता है? बाहर आता है. ऑलराइट, ये मैं पॉजिटिव का डायरेक्शन का बारे में बात कर रहा हूं. अगर नेगेटिव डायरेक्शन होगा तो x का नेगेटिव इस तरफ चले जाएगा, y का नेगेटिव इस तरफ चले जाएगा और z का नेगेटिव बोर्ड का पीछे चले जाएगा. तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा. अब मैं जब i कैप का बात करता हूं तो i कैप विल बी हियर और j कैप विल बी हियर. यहाँ पे i कैप होगा, यहाँ पे j कैप होगा. एंड क्योंकि हमको थंब रूल यूज करना है, थंब रूल बोल रहा है कि जहां पे a क्रॉस b कर रहे हो तो a का तरफ पहले रखो, फिर इसको कर्ल करो b का तरफ. तो अगर मैं a का तरफ रखूंगा तो i कैप का तरफ रखूंगा, कर्ल करूंगा तो ये आ रहा है बाहर. बाहर मतलब z एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन.
इसका मतलब यहाँ पे हम एन कैप ना लिख के के कैप लिखूंगा, क्योंकि मेरे को पता है ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का बारे में। सो इन प्लेस ऑफ एन कैप आई विल राइट के कैप। तो आई कैप का मोड 1, जे कैप का मोड 1 sin 90 डिग्री 1 होता है, तो तीनों 1 हो गया, उसके साथ के कैप मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब आंसर हमारा के कैप हो गया। तो क्या हो गया कि I क्रॉस J हो गया K, ठीक है। ऐसे हम निकाल के देख सकते हैं कि J क्रॉस K होता है I और K क्रॉस I होता है J। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। अच्छा, लेकिन हम पढ़े थोड़ा देर पहले कि A क्रॉस B और B क्रॉस A तो सेम नहीं होता। A क्रॉस B जिधर जाता है, B क्रॉस A उसका उल्टा डायरेक्शन में जाता है। उल्टा डायरेक्शन में जाता है मतलब वो दोनों नेगेटिव वेक्टर होना चाहिए। तो दैट इज व्हाई अगर I क्रॉस J इज इक्वल टू K होता है, तो अगर उल्टा कर दूं मैं, J क्रॉस I कर दूं, तो वो हो जाएगा माइनस K, उल्टा हो गया। ऐसे ही J क्रॉस K इज इक्वल टू I, तो K क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस I। तो ऐसे ही सबको तुम याद रखना है। लेकिन यह सबको याद रखने का एक और तरीका भी है हमारे पास, ठीक है ना। इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो सर्कल का यूज करते हैं। सबको ही पढ़ा होगा ये चीज फिजिक्स में क्लास 11 में, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, है ना। हम लोग इस सर्कल का यूज करते हैं। ये हो गया सर्कल, मान लेते हैं। इसमें इस जगह में आई कैप रहता है, इस जगह में जे कैप रहता है, इस जगह में के कैप रहता है। दिस इज द वे वी आर राइटिंग दैट। और अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मैं पॉजिटिव लूंगा। इफ आई गो क्लॉकवाइज देन आई विल टेक पॉजिटिव। इधर जाऊंगा तो पॉजिटिव, इधर जाऊंगा का मतलब क्या हो गया, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के। आई क्रॉस जे ऐसे जा रहा हूं, जे क्रॉस के ऐसे जा रहा हूं, के क्रॉस आई से जा रहा हूं, सो पॉजिटिव लूंगा। पता है तीसरा वाला आएगा, दो ठो लेंगे तो तीसरा वाला आएगा, सेम सेम लेंगे तो जीरो आएगा। और अगर मैं ऐसे आता हूं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आई होप सबको समझ में आ गया ये वाला चीज, और इसको याद ही रखना है। कोई कोई जगह में यूज होगा, रेयरली यूज होता है, बट अगर जरूरत पड़ेगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं। डन, इतना क्लियर हो गया सबका? ओके, अगला। अब बात हो गया कि हम लोग तो पढ़े कि A क्रॉस B जो है हमारा, A क्रॉस B जो हम लोग पढ़े कि A मॉड B मॉड साइन थीटा इनटू n कैप। क्या इसको हमेशा यूज करते हैं? नो। हमको क्या हो गया, जब वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में देगा या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में देगा या फिर कार्टेशियन फॉर्म बोले उस फॉर्म में देगा, तो हम इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं, ये रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं। तो अगर हम लोग ये A वेक्टर इज x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप और B वेक्टर ऐसा लेंगे, फिर हम लोग A क्रॉस B करेंगे, तो सिंपल दिस क्रॉस दिस कर देंगे। उसके बाद उसमें से सारी चीज निकालते जाएंगे। निकालने का बाद जो निकलेगा वो एक डिटरमिनेंट का फॉर्म में याद रख सकते हैं हम। A क्रॉस B हमको करना है तो बहुत सिंपल क्या करना है, i कैप j कैप k कैप रखना है फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर का कोफिशिएंट्स, अगर कहीं पे नहीं होगा जे कैप तो विल राइट इट 0, अगर कहीं पे नहीं होगा तो 0, प्लस और माइनस जो है उसका साइन का साथ याद करना है उसको, ठीक है। या सेकेंड रो में क्या आएगा, सेकेंड वेक्टर का जो एलिमेंट आएगा, ठीक है। एक और चीज हम लोग इसको याद रख सकते हैं, इसको याद रखने के लिए हम इसका भी यूज कर सकते हैं। A इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और B हो गया हमारा x2 i कैप, बट दैट इज द बेस्ट वे टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट जैसे लिखते हैं A क्रॉस B is equal to, what will you do, something into I cap will write plus something into J cap plus something into K cap, but that something is what, जब मैं I लिख रहा हूं तो ये इसको बंद कर दूंगा, फिर आगे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, y1 z2 माइनस y2 z1 प्लस
जे कैप जब लिख रहा हूं, जे कैप उसका आगे जाऊंगा, पीछे नहीं आना है, आगे जाऊंगा, आगे जाके क्रॉस करना है। Z1 माइनस Z2 और फिर से आगे जाएंगे K कैप, उसके आगे तो कुछ नहीं है तो वापस यहां पे आना पड़ेगा X1 Y2 minus X2 Y1. So these are different ways to find the cross product of two vectors. अगर कंपोनेंट फॉर्म में होगा तो या तो हम ऐसे करेंगे या फिर ऐसे करेंगे, या फिर नॉर्मल डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, फिर I क्रॉस J का जगह में K, J क्रॉस K का जगह में I, ऐसे लिखते जाओ, so you will get that. बट इतना लंबा क्यों करेंगे, इसको हम लोग इतना लंबा क्यों लिखेंगे, तो इसीलिए हम ये वाला याद रखेंगे, बेस्ट है ये। डिटरमिनेंट एक्सपेंशन काफी आसान होता है, सबको पता है। All of you got it? क्या सबको पता चला? बोलो रे। ओके, फिर हम लोग अगला वाला देखते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दो वेक्टर दिया है, फाइंड वेक्टर ए इज दिस, सॉरी फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। चलो इनका नाम लेते हैं, फिर स्टार्ट हो जाते हैं। लेट बिट ए, दो बिट है ना, बिट ए, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। सो योर a क्रॉस b विल बी व्हाट, a क्रॉस b। हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करेंगे, ये डिटरमिनेंट हो गया। ऑलराइट, आई कैप जे कैप के कैप, ये पहला रो। सेकेंड रो 1 4 3 1 4 3, सेकेंड रो। थर्ड रो 1 minus 2 1 1 minus 2 1। ओके, दिस इज व्हाट वी विल गेट। अब ये डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन तो सबको आता है, बहुत आसान होता है। तो आई कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई कैप इंटू 4 प्लस 6 माइनस जे कैप इंटू 1 माइनस 3 प्लस के कैप इंटू minus 2 minus 4. So you will get what now? 4 plus 6 is your 10 I cap minus minus plus 2j cap. Visible? Okay, what is it? 10 I cap plus 2j cap. उसके बाद क्या हो गया, माइनस 6k कैप। बोलो रे, सबको ही समझ में आया? Yes or no? First bit over? Yes sir. First bit over, then let us come to the second bit. Second bit हमको क्या दिया है, 2y plus k I minus j. Okay, 2y plus k I minus j, bit b। उसमें वेक्टर ए ले लेते हैं, 2y कैप प्लस k कैप, 2y कैप प्लस k कैप, और वेक्टर b ले लेते हैं i कैप माइनस j कैप। तो इसको हम चाहेंगे तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, छोटा है। लेट मी शो यू दैट मेथड आल्सो। a क्रॉस b ये काफी छोटा है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2y कैप प्लस k कैप क्रॉस I कैप माइनस j कैप, तो दैट इज इक्वल टू 2i क्रॉस i, 2 into I कैप क्रॉस I कैप माइनस 2 into I कैप क्रॉस j कैप प्लस k कैप क्रॉस I कैप माइनस k कैप क्रॉस j कैप। ओके, तो ये तो जीरो हो गया। ऑलराइट, माइनस 2 into I j k होता है तो I j k हो जाएगा। ऑलराइट, प्लस j k I, k क्रॉस I मतलब ये भी प्लस में रहेगा, k I j हो जाता है, माइनस k j, j k होता है यहाँ पे k j है, उल्टा है तो प्लस I कैप हो गया। सो योर आंसर विल बी I कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। चाहोगे तो ऐसा कर सकते हो,
कभी कभी हमको ऐसा देगा a वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन, c वेक्टर इज इक्वल टू 2k। अच्छा इसमें हम क्यों करेंगे वो, इसमें हम डिटरमिनेंट क्यों यूज करेंगे? अगर हमको a क्रॉस k निकालने के लिए बोला है, a क्रॉस c निकालने के लिए बोला है इनफैक्ट, तो हम डायरेक्ट क्यों ना कर देंगे, क्योंकि दिस क्रॉस दिस तो करना है। तो 2 × 2 4 i कैप क्रॉस k कैप प्लस k कैप प्लस k कैप, k कैप प्लस k कैप 0 होता है, and then we will get that. Got it ना? So ये डिपेंड करता है कि हमको वेक्टर क्या दिया है and how we'll proceed. हमको वेक्टर जिस हिसाब से दिया होगा हम उस हिसाब से प्रोसीड करेंगे। अच्छा इसको अगर हम उस मेथड में करेंगे तो क्या लिखेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप। ओके ये पहला रो हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, कोफिशिएंट 2 x का i कैप का 2 होता है, j कैप नहीं है मतलब 0 और k कैप के लिए 1 होता है। 2 0 1, इधर i कैप का साथ कितना है 1 है, तो लेट मी राइट 1 हियर। j कैप का साथ 1 है लेकिन माइनस साइन है तो माइनस 1 लिखेंगे, इट इज 0 हियर। सो यू गेट दिस वन। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, i कैप इनटू 0 ऑलराइट माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज प्लस 1। डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन में ज्यादा नहीं समझा रहा हूं क्योंकि ये सबको पता ही है। ओके माइनस j कैप इनटू माइनस j कैप इनटू दिस इज 0 माइनस 1 0 माइनस 1 एंड देन प्लस k कैप इनटू व्हाट इज इट, k कैप के साथ क्या है, दिस इज माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 0 या माइनस 0 जो भी लिखो, 0 तो है। सो दिस इज गिविंग यू व्हाट नाउ, i कैप हो गया प्लस j कैप हो गया माइनस 2k कैप हो गया, तो रिजल्ट तो सेम है। तो हम कौन सा जगह में कौन सा करेंगे, अरे किसी का जगह में भी कुछ भी कर सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि इसमें ये करेंगे इसमें ये करेंगे, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो तुमको इजी लगेगा उस क्वेश्चन में उस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके अगर कोई बोलेगा नहीं सर आप जो ये मेथड बताए तो ये मेथड में करेंगे तो उसमें भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। If you want, you can use this method also. Done? Okay. ठीक। अब हो गया क्या हमारा वेक्टर प्रोडक्ट कैसे होता है सबको पता चल गया। a क्रॉस b कैसे निकालते हो, दो वेक्टर अगर दिया है तो हमें a क्रॉस b कैसे निकालते हैं सबको पता चल गया। Now let us see कि ये जो वेक्टर है उनका प्रॉपर्टीज कुछ होता है, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहला प्रॉपर्टी तो बता दिया कि कम्युटेटिव नहीं होता है, a और b जो है वो कम्युटेटिव नहीं होता है। a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस है, लेकिन a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमको बहुत सारे जगह में यूज करना पड़ेगा इसको। वेक्टर को पलटना पड़ेगा, जो वेक्टर दिया होगा उस वेक्टर को पलटना पड़ेगा। तो पलटने के लिए हम क्या करेंगे, पलट सकते हैं तो एक तो माइनस साइन के साथ। तो ये हो गया हमारा एक प्रॉपर्टी। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव, ये प्रॉपर्टी हमारा कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट में किए थे, ये क्रॉस प्रोडक्ट में भी अप्लाई होता है। a क्रॉस b प्लस c, तो प्लस होने से प्लस रहेगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे माइनस है तो यू विल हैव माइनस हियर। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके प्लस होगा तो प्लस, माइनस होने से भी माइनस, अलग अलग हो जाएगा बस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्लस में भी लागू है और माइनस में भी लागू है। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ में क्या, इसको तो याद ही रखना है। a क्रॉस a, b क्रॉस b, c क्रॉस c, ये सब जीरो होता है। a क्रॉस a जीरो वेक्टर, b क्रॉस b जीरो वेक्टर, c क्रॉस c जीरो वेक्टर। ओके जब कि वहां पे मॉड a का स्क्वायर होता था डॉट प्रोडक्ट में, राइट। नेक्स्ट ma क्रॉस b, मतलब ये कुछ नहीं है, दिस इज नॉट ए वेरी बिग थिंग। कांस्टेंट जो है उस कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं या फिर कोई दूसरा वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्सेट्रा। कांस्टेंट मतलब कुछ भी, कांस्टेंट वेक्टर में कहीं पे भी जा सकता है आगे पीछे होके। ओके चलो ये हो गया हमारा सिंपल प्रॉपर्टीज जो था। ओके नेक्स्ट ये वाला काफी इंपॉर्टेंट अभी आने वाला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स का मतलब हो गया क्या, a जीरो वेक्टर नहीं होगा, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप नहीं होगा, b भी जीरो वेक्टर नहीं होगा। तो अगर दो ठो नॉन जीरो वेक्टर्स है तो अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो उससे हम क्या मायने निकालें, कंक्लूजन क्या ड्रॉ करें। अगर a और b दो नॉन जीरो वेक्टर्स है लेकिन उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो फिर उससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करें।
उसे ये कंक्लूजन ड्रॉ करें कि ये दोनों में जो एंगल है थीटा जो है या तो 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, दैट इज द कंडीशन, वो कंडीशन बनता है। ओके, क्योंकि a क्रॉस b इज इक्वल टू a mod a mod b sin थीटा इनटू n कैप, mod a mod b sin थीटा इनटू n कैप। n कैप का वैल्यू तो 0 नहीं है, mod a का वैल्यू mod b का वैल्यू 0 नहीं है, सवाल में बोल दिया क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर्स बोल दिया है। तो बच गया कौन सा चीज, sin थीटा। तो sin थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा का वैल्यू या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। एंड दोनों ही केस में थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो दोनों ही केस में क्या हो गया, वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। तो ये कंक्लूजन ड्रॉ हो गया पैरेलल वेक्टर का। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का कांसेप्ट यूज करते हैं तो पैरेलल वेक्टर का कांसेप्ट ये है। लेकिन ऐसा नहीं कि यही मेथड खाली है, हम पहले भी पढ़े हैं दो वेक्टर पैरेलल कैसे होता है। A is equal to lambda times of b, that is one of the way we have seen it, and another way we have seen it what, x1 by x2 is equal to y1 by y2 is equal to z1 by z2। दो तो अपना जगह में, तो जैसा वेक्टर दिया होगा उस हिसाब से कर सकते हो, या फिर कोई भी वेक्टर को कैसे भी करके कर सकते हो। दो वेक्टर दिया, तुम चाहते हो a इक्वल टू लैम्डा भी नहीं दिखाओगे लेकिन a क्रॉस b 0 दिखाओगे, दिखा दो, उसमें भी हो गया। ठीक है, चलो अब दूसरा a क्रॉस b का जो मॉड लेंगे तो मॉड a मॉड b sin थीटा होता है, n कैप गायब। जब मॉड लोगे तो n कैप उसमें से गायब हो जाएगा। क्लियर। तीसरा, if angle between two vectors a and b is theta then sin theta is equal to a क्रॉस b का मॉड बाय मॉड a मॉड b। यहीं पर लिखा तो है, इसी से sin थीटा निकालेंगे। sin थीटा इज इक्वल टू दिस बाय दिस वन, तो उसमें से चाहेंगे तो थीटा निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से भी हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकाल सकते हैं। डॉट में भी हम निकाले थे, याद होगा, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाय मॉड a मॉड b, वो था। ओके, यहाँ पे a क्रॉस b का मॉड लेना पड़ेगा बाय मॉड a मॉड b। सो दीज आर, अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये भी बोल सकते हैं ऑलराइट, दिस टू आर इंपॉर्टेंट, ये दोनों प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी नहीं है तो रिजल्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग ये वाला अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन कि इफ a क्रॉस b इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, सो द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b इज दिस वन। तो यहाँ पे हम पूरा प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे क्या, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके रख लो, नंबर 9 है। A cross B is a vector that is, ये डेफिनेशन में भी है लेकिन ये एक तो पॉइंट सोच के हम लोग नोट करेंगे, that is perpendicular to both A एंड B। इसका मतलब है कि A क्रॉस B एक वेक्टर है जो कि A और B दोनों को परपेंडिकुलर होता है, और हम देखे भी तो है A वेक्टर B वेक्टर बोर्ड का ऊपर है तो A क्रॉस B बाहर आता है या फिर अंदर जाता है, परपेंडिकुलर है। ओके, अब A क्रॉस B का नाम मैं C देता हूं, सोच लो कि A क्रॉस B का नाम मैं C दे दिया, C इज इक्वल टू A क्रॉस B। थोड़ा कंफ्यूजन होता है ये नाम सुनने से, मतलब इतना बड़ा है तो मैं C इज इक्वल टू A क्रॉस B बोल दिया। ओके, अब मेरे को बोलोगे है ना, C इज इक्वल टू A क्रॉस B हो गया। मान लेते हैं ये A है, ये B है, दिस इज A, दिस इज B। तो A क्रॉस B जो है ना वो C है, मतलब दिस इज योर C, दिस इज योर C। अब मेरा सवाल क्या है, यूनिट वेक्टर, अच्छा ये तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी लिखा तो है, A क्रॉस B इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, A क्रॉस B इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, दैट इज रिटन देयर, जरूरत नहीं था एक बार आपके और लिखने का। सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, तो ये जो वेक्टर C देख रहे हो, C का तरफ यूनिट वेक्टर क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं ना, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हम लोग पढ़े हैं कि वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर। A क्या
ए वेक्टर बाय मॉड ए, बी कैप बी वेक्टर बाय मॉड बी। ऐसे ही सी कैप कैसे मिलेगा, सी वेक्टर बाय मॉड सी। अब सी वेक्टर क्या है, ये ए क्रॉस बी जो देख रहे हो ये सी वेक्टर है, दिस इज ए क्रॉस बी, सी वेक्टर है बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो हो जाएगा यूनिट वेक्टर। ओके ना, तो इसको परपेंडिकुलर होकर वेक्टर जो है इस तरफ भी आ सकता है या फिर उस तरफ भी जा सकता है, इसीलिए हम लोग प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस से भी काम बनेगा, ये इस तरफ आएगा या फिर उस तरफ आएगा, तो प्लस माइनस इसलिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? चलो, तो ये हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, देयरफॉर C कैप इज इक्वल टू वेक्टर C बाय मॉड C। C कैप इज इक्वल टू वेक्टर C बाय मॉड C, और वेक्टर C हमारा A क्रॉस B हो गया डिवाइडेड बाय A क्रॉस B का मॉड। प्लस माइनस इसीलिए हम लोग देते हैं कि दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। डन, क्लियर इतना? ओके, चलो अब कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस। अभी जस्ट जो हम पढ़े उसी का ऊपर ये सवाल है। चलो इस सवाल को करते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू, व्हाट इज इट, 3i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और b वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है हमको, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। सो वी गॉट वेक्टर a, वी गॉट वेक्टर b। वेक्टर a और वेक्टर b हमको पता चल गया। अब हमको निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट। तो a क्रॉस b निकालते हैं पहले। a क्रॉस b जाना किसी के नहीं, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट का फॉर्म में निकाला जाता है, i कैप j कैप k कैप, 3 माइनस 1 3, 1 2 माइनस 2। अब इसको एक्सपांड करते हैं ना, i कैप इंटू 2 माइनस 6 माइनस j कैप इंटू माइनस 6 माइनस 3 प्लस k कैप इंटू 6 प्लस 1। ओके, अब इसका वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलता है मेरे को माइनस 4i कैप प्लस 9j कैप प्लस 7k कैप। ओके, कभी कभी देता है यूनिट वेक्टर, कभी कभी देता है वेक्टर्स। जब वेक्टर्स देगा प्लस माइनस लोगे, जब वेक्टर देगा तो खाली प्लस लेके कर सकते हो। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले। a क्रॉस b का मॉड निकालना आता है ना, जैसे पहले निकाले थे फर्स्ट क्लास में, वही अभी भी मॉड उसी निकलेगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट ओवर 16 प्लस 81 प्लस 49, तो ये तो हो गया 130 146 रूट ओवर। जो भी फिगर आएगा डरने का जरूरत नहीं है, दैट इज योर आंसर। देयरफॉर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, व्हाट इज इट, 4i कैप माइनस 4i कैप प्लस 9j कैप प्लस 7k कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 146। जल्दी से बोलो, समझ में आया सबको? क्लियर? चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या बोला है कि फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड दिस। ये सवाल आज इसका पिछला वाला सवाल में जो फर्क है वो है क्या, इसमें बोल दिया है कि इसका पहला वाला सवाल में बोला है कि यूनिट वेक्टर निकालो, अब बोला है कि यूनिट वेक्टर नहीं, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। अब मेरे को बताओ इस केस में हमारा ये वेक्टर क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है ना, along x axis what is the unit vector, बोलो x axis में यूनिट वेक्टर क्या होता है? I कैप।
अच्छा, अगर मैं बोलूंगा कि एक्स एक्सिस में एक वेक्टर बोलो जिसका कि मैग्नीट्यूड 5 है, तो क्या होगा? 5 जस्ट लाइक दिस। यहां पे भी बोला है कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 परपेंडिकुलर टू दिस। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू दिस हम एक यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, जो अभी इसका पिछला वाला क्वेश्चन में जो किए हैं, इसको परपेंडिकुलर होकर जो यूनिट वेक्टर है उसका वैल्यू निकाल देंगे। निकल जाने का बाद क्या होगा, उसमें हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू दैट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड 5 हो गया, यूनिट वेक्टर साथ में मल्टीप्लाई है, तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 हो गया और वो परपेंडिकुलर टू दोनों रहा। समझ में आया मेरे बात? बोलो। ओके, चलो जल्दी से लिखते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ये a क्रॉस b हो गया हमारा i कैप, j कैप, k कैप। इतने सारे क्वेश्चन किया जा रहा है ये डिटरमिनेंट का यूज करके, भूलना मत। 4 1 1 3 2 minus 1 minus 2, so that will give you what? I cap into minus 2 minus 2 minus j cap into minus 8 minus 3 plus k cap into 8 plus 3, 8 minus 3 in fact, so that is equal to minus 4i cap plus 11j cap प्लस 5k कैप। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने का प्रोसेस क्या होता है, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देयरफॉर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू a क्रॉस b divided by mod of a cross b, a cross b divided by mod of a cross b। अगर वैल्यू डालेंगे तो माइनस 4i प्लस 11j प्लस 5k इज इक्वल टू माइनस 4i प्लस 11j प्लस 5k होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 121 प्लस 25 root over. This will be what? That is equal to minus 4i cap plus 11j cap plus 5k cap divided by कितना हो रहा है ये? 125, 146, 52, 62, 162 का रूट ओवर। सही लिखा ना मैं? तो अभी मैग्नीट्यूड 5 बोला है। Therefore, vector of magnitude 5, vector of magnitude 5 is equal to 5 into this value, minus 4i cap plus 11j cap plus 5k cap divided by root over of 162। बोलो, सबको समझ में आ गया? तो अगर मेरे को यहाँ पे ये बोलता कि काइंड ऑफ वेक्टर्स बोलता, इन दैट केस हम लोग क्या करते जानते हो? इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्लस माइनस लिख देते हैं, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेयर ए बी सी आर दिस वन। जैसे ये बोर्ड है ना, 3 पॉइंट है इसके ऊपर, 3 पॉइंट दिया है तो ट्रायंगल ही बना लेते हैं। क्या है, ए बी सी, ओके, ए बी सी। हमको बोला है कि यूनिट वेक्टर निकालो जो कि इनको परपेंडिकुलर है। अच्छा, ए का वैल्यू दिया क्या है, 2 - 1 5,
2 -2 5 ये है। बी हो गया 2 -1 -2 2 -1 -2 और सी हो गया 5 -3 2 5 -3 2। सो दिस इज ए बी एंड सी। हो गया। हमको बोला है कि वेक्टर निकालो जो कि ये बोर्ड को परपेंडिकुलर है। ये 3 पॉइंट जो है इसी प्लेन में है। ये प्लेन क्या है? बोर्ड है। अभी फिलहाल ये जो 3 पॉइंट है इस बोर्ड का ऊपर है, तो फिर इस बोर्ड को परपेंडिकुलर जो है उसका वैल्यू निकाल के बोलो, जो भी परपेंडिकुलर है। और कुछ नहीं बोला है, खाली बोला है कि जो भी परपेंडिकुलर है फाइंड द, नहीं यूनिट वेक्टर बोला, सॉरी। तो मतलब क्या हो गया? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला है। ऑलराइट, तो व्हाट टू डू? लेट अस सी वन थिंग। लेट अस सी कि हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे निकाले। वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसमें मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिए। लेट मी राइट दिस वन एज वेक्टर है। लेट मी राइट दिस वन एज वेक्टर है। इसको मैं वेक्टर ए लिखता हूं और इसको लिखता हूं वेक्टर बी। तो फिर हमारा काम बन गया। इसको वेक्टर ए लिख दिया, इसको वेक्टर बी लिख दिया। दिस वन इज वेक्टर ए, ये वाला पार्ट देख रहे हो, दिस इज वेक्टर ए, और ये वाला पार्ट जो देख रहे हो दिस इज वेक्टर बी। तो वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है। तो फिर हो गया ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो परपेंडिकुलर हो गया ए और बी को, मतलब ये प्लेन को। उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालना। तो योर ए वेक्टर इज व्हाट? तो ए वेक्टर इज योर बी सी वेक्टर। और ये बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर इज योर बी ए वेक्टर। ऑलराइट, तो सवाल है कि बीसी वेक्टर कैसे निकाला जाए? हाउ टू फाइंड आउट बीसी वेक्टर? यू नो कि बीसी वेक्टर जो है ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर का फॉर्म में लिख सकते हैं। बीसी वेक्टर इज इक्वल टू ओसी माइनस ओबी। एंड ओसी इज व्हाट हम पढ़े थे कि एक पॉइंट ही अपना पोजीशन वेक्टर होता है अगर आई कैप जे कैप के कैप लगा दे तो इसमें आई जे के लगा दो, वो पोजीशन वेक्टर सी हो गया इज इक्वल टू 5 आई कैप, ऐसे डायरेक्ट भी माइनस करने से चलता है, माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ओके, इसके साथ माइनस हो जाएगा क्या चीज? ये 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। एंड आई थिंक इट इज गिविंग यू व्हाट? 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आई कैप, 3 आई कैप हो गया। उसके बाद प्लस नहीं माइनस 2 जे कैप, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस 4 के कैप। अगर कैलकुलेशन गलत नहीं कर रहा हूं तो दिस इज योर वैल्यू। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? बी वेक्टर निकालेंगे। बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर आ गया ओ ए माइनस ओ बी। ओ ए लिखते हैं 2i 2j 5k, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। इसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बी वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। सो दैट विल गिव मी व्हाट? 2i माइनस 2i, 0 हो गया, j माइनस j प्लस j माइनस j कैप, और k कितना हो गया? प्लस 7k। अरे पता चला सबको ए और बी वेक्टर फिगर में दिखाई दिया। ए वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर कौन सा है? ओके, चलो अब देखते हैं। ए क्रॉस बी कर लेते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट हो गया आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर कितना मिला? 3 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 4। और हमारा बी वेक्टर कितना है? -1 नहीं 0 -1 और 7। आई थिंक समझ में आ रहा है सबको यहां तक? हो गया ना? ओके, अब देखते हैं इसको एक्सपांड करके क्या मिलता है। आई कैप इंटू -14 प्लस 4, -14 प्लस 4,
उसके बाद माइनस जे कैप इंटू 21 माइनस 0 प्लस के कैप इंटू के कैप है कितना है रे माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3 प्लस 0। तो ये हो गया हमारा ऑलराइट ए क्रॉस बी। अब निकालते हैं कितना वैल्यू हो रहा है कैलकुलेशन के लिए। माइनस 10 है क्या माइनस 21 जे कैप माइनस 3 के कैप सारे माइनस में आ गया। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। मतलब अभी तक मिला ए क्रॉस बी जो है ये वेक्टर इसको परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एबीसी, बट हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। ओके, देयरफॉर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू both नहीं perpendicular to the plane containing A, B and C containing A, B and C A, B and C is equal to A क्रॉस B वेक्टर बाय A क्रॉस B वेक्टर का मॉड। और A क्रॉस B वेक्टर हमको मिला क्या था -10 -2j -3k -10ik -2jk -3k। इसका मॉड कैसे मिलेगा रूट अंडर करना पड़ेगा 100 प्लस 4 प्लस 9 तो मतलब ये 113 हो गया। तो दिस विल मेक इट -10ik -2jk -3kk by root over 113। बोलो सबको समझ में आया? क्लियर? तो अगर 3 पॉइंट दिया होगा वेक्टर परपेंडिकुलर टू देम इज दिस वन। ठीक, अच्छा अब अगले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो पता चला, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है उसको हम लोग खाली पॉइंट का वाइज का पॉइंट हिसाब से नोट करके रखेंगे। बोला है कि if ABC are two adjacent side of a parallelogram then the vector area is A cross B and the scalar area is A cross B का मॉड। वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है। If A and B are two adjacent sides of a triangle, जैसे ये ट्राइंगल है मान लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल है, इसमें ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ये वेक्टर A है और वो वेक्टर B है। तो फिर इस ट्राइंगल का एरिया क्या है? इस ट्राइंगल का एरिया क्या है? इज इक्वल टू हाफ इंटू A क्रॉस B, वो वेक्टर एरिया होता है। अगर स्केलर एरिया निकालना है तो मॉड निकालोगे। तो हुआ कैसे? कुछ नहीं, वही इसमें से पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। कंप्लीट हो गया। जब हम A क्रॉस B निकालेंगे तो क्या होगा? इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का मिल रहा है ना। अगर हम A क्रॉस B का मॉड निकाल रहे थे तो ऐसे ही पैरेललोग्राम का एरिया तो निकाल रहे थे, बीच में खाली एक लाइन खींच लो डायगोनल, वो बन गया दो ट्राइंगल, हर एक ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ दैट वन। सो दैट इज व्हाई दिस इज हाफ ऑफ A क्रॉस B। जब हम करेंगे तो हमको एक ट्राइंगल का एरिया मिलेगा, ठीक है ना, हमको एक ट्राइंगल का एरिया मिलेगा जो कि इसका वेक्टर एरिया है। स्केलर एरिया के लिए उसमें मॉड निकालो। ओके, तो यहां पे बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू दिस वन। कुछ वही चीज को थोड़ा अलग फॉर्म में बता रहा है। मान लेते हैं ट्राइंगल हो गया हमारा, ओके, A B और C। ओके, तो इसका एरिया क्या होगा? यहां पे इसे बताया था ना, A वेक्टर B वेक्टर ऐसे करके, सो हम दिखा सकते हैं दिस क्रॉस दिस, दिस इज व्हाट BC, दिस इज व्हाट B है। तो BC क्रॉस B कहीं पे तो होगा,
CB कर दिया है, ठीक है, वो भी हो सकता है। BA क्रॉस, हाँ यहाँ पे BA क्रॉस BC, BA क्रॉस BC। अगर मैं A पॉइंट से चलूंगा तो AB क्रॉस AC हो जाएगा, और अगर हम C पॉइंट से चलेंगे तो CA क्रॉस CB हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई यू हैव गॉट द फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं है, हम कौन सा दो तो साइड लेंगे उसको उसके लिए कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। एनी लाइन एनीथिंग यू कैन टेक, एनी टू साइड्स यू कैन टेक। एक पॉइंट से खाली स्टार्ट हो जाना चाहिए। AB AC, BC BA, CA CB, ऐसा करो तो जाके बेस्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, if D1 D2 are the diagonals of a parallelogram then the area is this one। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, है ना। D1 D2 are the diagonals of a parallelogram, तो फिर उस केस में उस एरिया उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या मिलेगा, हाफ इंटू D1 + D2। इस चीज को हम प्रूव करेंगे अभी, ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट को नोट कर लो, हम इस चीज को हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन ही बना देता हूं, ये वाला चीज को हम क्वेश्चन ही बना लेते हैं और प्रूव करते हैं। ओके, इसको हम क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे पिछला वाला था, ये वाला चीज क्या है, if D1 D2 diagonals of a parallelogram then prove that इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे that is डबल, या फिर इसका हाफ जो होगा वो हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। चलो लिखते हैं, ये क्वेश्चन पहले बना लेते हैं। if D1 D2 are diagonals of a parallelogram, okay, prove that their cross product gives double the area of parallelogram, double the area of parallelogram, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। चलो देखते हैं इसको प्रूव हम कैसे करते हैं। एक पैरेललोग्राम ले लेता हूं मैं, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये साइड हमारा A है, ये साइड हमारा B है, दिस इज A, दिस इज B। इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम में प्रूफ हम कर रहे हैं अभी। ये पर्टिकुलर पैरेललोग्राम में इन द पैरेललोग्राम शो, इन द पैरेललोग्राम shown in the parallelogram shown एरिया इज इक्वल टू, जरा जल्दी से बता दो कि ये पैरेललोग्राम जो मैं शो किया हूं इसका एरिया क्या होगा। वेक्टर एरिया मान लेते हैं A क्रॉस B, वही तो हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है A क्रॉस B का। ओके, अब इसका दो डायगोनल देखते हैं। ये डायगोनल, दिस इज वन डायगोनल D1, राइट। D1 इज इक्वल टू A प्लस B, D1 इज इक्वल टू A प्लस B, ये हम लोग पढ़े हैं, ओके। या फिर हम ट्रायंगल लॉ का यूज कर सकते हैं, इसको नाम दे देता हूं A B C D, तो AB प्लस BC, और BC क्या होगा, BC सेम एज AD, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, दिस वेक्टर विल बी वेक्टर B आल्सो, राइट। तो AB प्लस BC, सॉरी AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होगा, ट्रायंगल लॉ यूज करोगे तो। देयरफॉर D1 का वैल्यू A प्लस B हो गया, ओके।
अब मान लेते हैं ये हमारा जो है ना ये वाला D2 है सपोज, नहीं इसको D2 कर देते हैं, डायरेक्शन में चेंज कर दिया तो ये माइनस पी नहीं होगा। ओके, ये ऊपर से नीचे आ रहा है db इज योर D2, ये हो गया हमारा D2। मैं ट्रायंगल लगा देता हूं यहां पे ना, AD प्लस DB is equal to AB, so your DB is equal to AB minus AD, so DB is your D2 ना, DB you have shown it D2 is equal to AB हो गया हमारा A minus B। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम का डायगोनल ऐसे ही आता है हमेशा। ये हम लास्ट क्लास में भी पढ़े थे कि पैरेललोग्राम का डायगोनल जो हमेशा a प्लस बी एक आता है, एक माइनस a माइनस बी एक आता है, उसको b माइनस a भी चाहेंगे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं db ना लेके bd लेता तो b माइनस a होता है। एनीवे, सो हम देखते हैं कि डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है। वो बोला क्या है, if d1 d2 diagonals of a parallelogram prove that their cross product d1 और d2 का क्रॉस प्रोडक्ट ओके इज डबल द एरिया। देखें हम इसका एरिया a क्रॉस b आया है, तो क्या b क्रॉस a कि d1 क्रॉस d2 ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b आएगा? अगर आएगा तो हम बोलेंगे हाँ डबल द एरिया हो गया, ठीक है। तो लिखते हैं d1 क्रॉस d2 इज इक्वल टू a प्लस b क्रॉस a माइनस b। अब मार्क कर सकते हो ये जो लिखा है अभी, these are not in component form, तो no determinant, सिंपल इसको नॉर्मल जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं वैसे अप्लाई करके मल्टीप्लाई करते हैं पहले। सो दिस विल गिव यू a क्रॉस a माइनस a क्रॉस b, a क्रॉस a माइनस a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। राइट, थिंक सबको पता है कि a क्रॉस a का वैल्यू 0 होता है, वो हम पढ़े आज। b क्रॉस b का वैल्यू 0 होता है, मतलब ये दो चीज देख रहे हो, this will tends to 0, this will tends to 0, this two will be 0, ओके। एंड ये भी पढ़े हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है कॉम्यूटेटिव होता है, नहीं होता है, लेकिन जब हम लिखेंगे उल्टा करके एक तो माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे a क्रॉस b लिखा है तो इसको भी a क्रॉस b कर दो, या फिर b क्रॉस a लिखो ना तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे क्योंकि a क्रॉस b का फॉर्म में दिया तो इसको a क्रॉस b में लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस a क्रॉस b माइनस a क्रॉस b माइनस 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b। ये माइनस के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, हम इसका मैग्नीट्यूड जब लेंगे, क्योंकि हम एरिया का बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। Therefore d1 क्रॉस d2 का अगर मैं मॉड ले लूं 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b का मॉड, 2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बताओ रे सबको ये समझ में आया कि नहीं? तो ये प्रूफ तो हम किए, लेकिन इसको हमको ध्यान में भी रखना है कि एरिया पे पैरेललोग्राम जो होता है हाफ इंटू d1 क्रॉस d2 होता है। अगर d1 d2 उसका डायगोनल्स है तो हाफ इंटू d1 क्रॉस d2 होता है। समझ में आया सबको? यस सर। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? हाँ, बोला है कि फाइंड एरिया पे ट्रायंगल इफ द वर्टिसेस आर दिस। जल्दी से बनाते हैं, क्वेश्चन काफी आसान है, समझ जाओगे फट से। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C।
ये 3,4,4, ये हो गया हमारा 1,-2,3, और ये हमारा हो गया 4-3 6। ओके, क्लियर इतना? चलो देखते हैं क्या होगा। हमको बोला है कि इसका एरिया निकालने के लिए, तो ऐसे इसका एरिया निकालने के लिए क्या जरूरत है? ए वेक्टर निकाल लोगे और बी वेक्टर निकाल दोगे। ए वेक्टर क्या होता है? बीसी वेक्टर ले लेते हैं। बी वेक्टर क्या ले लेते हैं? बी ए वेक्टर ले लेते हैं। बी ए वेक्टर खत्म ना? एक जगह से दो वेक्टर निकाल दो, एक जगह से दो वेक्टर निकाल दो, एक इधर गया एक इधर गया, बी सी बी ए, फिर निकाल दो, एरिया निकल जाएगा। हो जाएगा ना? इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप plus 3k cap, and this will give you what कितना आ गया? 3i cap plus minus j cap plus 3k cap। बोलो रे, समझ में आया? बीसी बी ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे निकालोगे? बी ए, इसको ए वेक्टर लिखता हूं मैं, इसको बी वेक्टर। तो फिर हमारा बी वेक्टर कैसे निकलेगा? बी वेक्टर इज योर बी ए वेक्टर, सो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। So this will give you what? 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? अब a वेक्टर निकल गया, तो एरिया निकालने में क्या है? a क्रॉस b का मॉड, उसमें हाफ मल्टीप्लाई करोगे, देयरफॉर एरिया इज हाफ इनटू a क्रॉस b का मॉड। आई डोंट थिंक इसका आगे मेरे को करना चाहिए, यू कैन प्रोसीड एंड इसको खत्म कर सकते हो। ओके, पहले a क्रॉस b निकाल देना, फिर उसका मॉड निकाल देना, फिर उसमें हाफ मल्टीप्लाई कर देना, एरिया निकल जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ टू ऑफ इट्स डायगोनल्स, टू ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स आर दिस एंड दिस। कोई दिक्कत नहीं है, ये एरिया निकालने के लिए बोला पैरेललोग्राम का। ए वेक्टर ले लेना, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर ले लेना है हमको, माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप। एंड आई डोंट थिंक कि इसका एरिया निकालने में कोई दिक्कत होगा, क्योंकि ये दो साइड है, साइड होने से एरिया क्या निकलता है? क्रॉस प्रोडक्ट, दे आर क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मॉड। ये हो गया हमारा वेक्टर एरिया, जो कि i j k में लिखोगे, i कैप j कैप k कैप, फिर आ गया 3 4 2, फिर आ गया 2 माइनस 4 4। Therefore area is equal to स्केलर एरिया a क्रॉस b का मॉड। तो डेफिनेशन का ऊपर है, फॉर्मूला का ऊपर है, डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं, बस एक्सपेंशन करोगे, मॉड निकालोगे। मॉड निकालना आता है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर करते हो। चलो, अब बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स दिस एंड दिस। डायगोनल दिया है, डायगोनल से क्या निकलता है? डबल एरिया। मतलब ये हमारा D1 है, D1 इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन वही खाली लिखा हो, लेकिन ये क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, काफी आसान है क्वेश्चन। इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो हम निकालेंगे क्या? D1 क्रॉस D2, जो कि i j k में आएगा,
उसके बाद एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 प्लस d2 का मॉड। खत्म हो गया। तो इसको भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्कूल का एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बोलो। ओके, क्या बोला है कि एक ट्राइंगल दिया है, ABC आर द पोजीशन वेक्टर्स बोला है। ABC आर द पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर बोलने से OA वेक्टर हो गया A, OB वेक्टर हो गया B, OC वेक्टर हो गया C। जैसे ये हमारा ट्राइंगल है A B C, दिस इज द ट्राइंगल ABC। अब ये ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बोला है, हमको दे दिया है OB, OA इज इक्वल टू A बोल दिया है हमको, OB इज इक्वल टू B बोल दिया है और OC इज इक्वल टू C बोल दिया है। ये चीज अपना दिमाग में रखना नहीं है कि एरिया इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटू हाफ होता है, क्योंकि ये चीज अगर अपने दिमाग में स्विच हो गया कि A क्रॉस B का मॉड हाफ, सॉरी A क्रॉस B का मॉड जो है वही एरिया होता है या फिर हाफ इंटू A क्रॉस B का मॉड, तो दिक्कत है। यहाँ पे हमको समझना है कि A एंड B आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एक वर्टिसेस या फिर एक पॉइंट से निकला होगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दो तो साइड निकालने वाले हैं इसका दो तो साइड निकालने वाले हैं। मान लेते हैं ये एक साइड हो गया और ये एक साइड हो गया, तो ये दो साइड हम निकाल दिए। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो दिस क्रॉस दिस करेंगे या फिर दिस क्रॉस दिस करेंगे, उसमें हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट एरिया। अगर नेगेटिव आता है तो मॉड ले लेंगे, नेगेटिव नहीं आता तो फाइन, कोई दिक्कत नहीं, वही होगी। तो यहाँ पे इसलिए मॉड का साथ दिया है। ठीक है, तो लिखते हैं लेट लेट क्या लिखेंगे, BC वेक्टर इज इक्वल टू OC माइनस OB इक्वल टू C माइनस B, C minus B, and your BA vector is equal to OA vector minus OB vector, that is equal to A vector minus B vector। डन हो गया। अब चलो एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू, एरिया छोड़ो बाद में लिखेंगे, एरिया पहले BA क्रॉस BC निकालते हैं। नाउ BA क्रॉस BC इज इक्वल टू क्या होगा, BA क्रॉस BC करेंगे तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलो निकलेगा जैसे भी, A माइनस B क्रॉस C माइनस B। ओके, सो दैट गिव्स मी A क्रॉस C माइनस A क्रॉस B माइनस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस B। अगर हम लोग BC क्रॉस BA करते हैं ना, वो माइनस साइन आता नहीं, कोई बात नहीं, माइनस आ गया तो आ गया। A क्रॉस C को हम लोग उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ C क्रॉस A। बोलोगे सर आप उल्टा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मेरे को प्रूफ में A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A दिया है, तो A क्रॉस B नहीं, A क्रॉस C नहीं चाहिए, C क्रॉस A चाहिए, माइनस A क्रॉस B माइनस B क्रॉस C, और वो तो जीरो है, क्योंकि वेक्टर के साथ और एक वेक्टर का सेम वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर जीरो होता है। तो एरिया के लिए इसका मॉड ले लोगे। Therefore area of the triangle is equal to half into
BA क्रॉस BC, इसका मॉड हाफ इंटू मॉड ऑफ माइनस ऑफ A क्रॉस B माइनस ऑफ B क्रॉस C माइनस ऑफ C क्रॉस A, या फिर दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। हो गया? क्लियर? समझ में आया ना? ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के एग्जाम के लिए। ठीक, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। वो तो इंपॉर्टेंट था ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो है कि ये हम लोग क्लास 11 में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़े थे साइन लॉ में कि a by sin a is equal to b by sin b equal to c by sin c होता है, बट इसको हम लोग प्रूव करेंगे यूजिंग वेक्टर। तो क्वेश्चन ने दिया होगा यूजिंग वेक्टर प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। ये नहीं दे सकता, हो सकता है ये वाला नहीं देगा, लेकिन ठीक है। चलो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ओके, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी। हो गया? चलो यहाँ पे एरो देखते हैं क्या है, बी सी, बी से सी तक जा रहा है, बी से सी तक जा रहा है। ओके, एरो देते हैं ऐसे, बी सी हो गया, सी से ए तक जा रहा है और ए से बी तक आ रहा है। ये दिया है सवाल में, हम नहीं लिख रहे, सवाल में दिया है बी सी सी ए बी। तो यू कैन सी अगर हम ऐसा कुछ ले रहे हैं तो इसे भी तो जीरो हो जा रहा है ज्योमेट्री का हिसाब से, क्योंकि क्लोज पॉलीगन हो गया, जीरो हो जाएगा। लेकिन हमको प्रूफ करने के लिए बोला है, तो निकालते हो सब चीज। ओके, BC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर माइनस B वेक्टर, CA वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर माइनस OC वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर माइनस C वेक्टर, एंड योर AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब सबको जोड़ो, तो सबको जोड़ते हैं क्या मिलेगा, BC प्लस CA प्लस AB, BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ये हो गया हमारा कितना, 0। ओके, सब कट जा रहा है ना, सी सी बी बी ए। ऑलराइट, ओके, तो ये तो बात हो गया इतना। अब सुनो, ये जो BC वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसका लेंथ जो है ए साइड, ए जो है इसका आगे में जो है वही होता है, तो इसके लिए इसका जो आगे में जो है इसको हम लोग ए वेक्टर लिख सकते हैं। लेंथ हो गया इसका ए, ऐसे B का आगे में जो है उसका लेंथ हो गया B, तो ये हो गया B वेक्टर और ये हो गया C वेक्टर। मतलब हमको अगर दिया है कि BC प्लस CA प्लस AB इक्वल टू 0, therefore A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। ओके, हो यार, BC का मैग्नीट्यूड हो गया A, ओके, BC का मैग्नीट्यूड हो गया A, CA का मैग्नीट्यूड हो गया B और AB का मैग्नीट्यूड हो गया C। खत्म इतना? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला को इक्वेशन 1 कर लो, दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, पहले A मल्टीप्लाई कर लेते हैं, A क्रॉस कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्रॉस A। ओके, इतना ध्यान में रखो कि हम वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस का आगे अगर ए वेक्टर लिखे हो तो यहाँ पे भी
इक्वेशन 1 में क्रॉस का आगे लिखोगे ए को पहले नहीं लिख सकते हम लोग, तो बाद में ही लिखना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 क्रॉस ए। बोलोगे सर ये पीछे रखने से होगा क्या दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमको यहाँ पे स्टार्ट में वैसे लिखना पड़ेगा। ए वेक्टर क्रॉस इक्वेशन 1। हम अगर इक्वेशन 1 क्रॉस ए लिखे हैं मतलब ए वेक्टर बाद में होगा, ऑलराइट। लेकिन हम ए को आगे में लिख सकते हैं, तो अगर हम लिखेंगे ए इंटू इक्वेशन 1, ए क्रॉस इक्वेशन 1। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देते हैं। ए क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। पहले ए वाला फिर ये वाला, ओके। तो ए क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए लिखते हैं। दिस इंप्लाइज ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो 0 हो गया। अब ए क्रॉस ए भी हमारा 0 है, हम लोग जानते हैं ए क्रॉस से 0 होता है, जानते हैं। अब यहाँ पे जो लिखा है ना, बाकी जो वेक्टर बच गया वो साइक्लिक में है कि नहीं देखना पड़ेगा। ए बी सी साइक्लिक में होता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी, ऐसे आता है। क्या सब चीज इसमें साइक्लिक में है? ए बी सी सब में है, ए के बाद बी के बाद सी सब जगह में है क्या? इसमें है। ए के बाद बी नहीं है, बी के बाद सी, बी सी तो नहीं है, सी के बाद ए, ये ठीक है, ये फाइन है, लेकिन ये फाइन नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो इसको हमको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए को पहले लाना पड़ेगा, और ए को पहले लाने से एक तो माइनस आ जाएगा। माइनस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, या फिर सॉरी, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस व्हाट वी गेट कि A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, जैसे इक्वेशन 1 में हम A मल्टीप्लाई किए थे, अभी इक्वेशन 1 में B मल्टीप्लाई करेंगे। एक काम करता हूं, अभी मैं पहले मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। B इंटू इक्वेशन 1, इंटू नहीं क्रॉस, B क्रॉस इक्वेशन 1, तो क्या देगा मेरे को? तो B क्रॉस A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू B क्रॉस 0। तो कहने का मतलब है कि जिस जगह में मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे दिखा रहे हो, वैसे ही हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस है तो हम लोग आगे पीछे नहीं जा सकते, जिस जगह में उसी जगह पे लिखना पड़ेगा। तो अगर हम इसको आगे मल्टीप्लाई करते चले तो ये गेट B क्रॉस A प्लस B क्रॉस B प्लस B क्रॉस C इज इक्वल टू 0। फिर से हमारा वही पोजीशन आ गया, B क्रॉस A फिर से आ गया, B क्रॉस B तो 0 हो जाएगा, और B क्रॉस C तो इन ऑर्डर है। B क्रॉस C जो है इन ऑर्डर है, लेकिन B क्रॉस A इन ऑर्डर नहीं है, तो उसको इन ऑर्डर हमको लिखना पड़ेगा। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे आगे, इम्प्लाइज माइनस ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू, या फिर प्लस, ये तो 0 वेक्टर हो गया, प्लस B क्रॉस C इज इक्वल टू 0। अब मेरे को बताओ कि व्हाट कंक्लूजन विल ड्रॉ। ये इक्वेशन 2 जो अभी हम लिखने वाले हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C, इसको इक्वेशन 3 करेंगे। इनफैक्ट 2 तो है ही, इक्वेशन 3 करेंगे। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जरा देखो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में ये इक्वेशन 2 हो गया और ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। इस दोनों से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? इक्वेशन 2 में देखो A क्रॉस B का जगह पे B क्रॉस C लिखा है, A क्रॉस B का वैल्यू B सेम है यार दोनों में, और यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, सेम नहीं आना चाहिए, मैं यहाँ पे गलत लिखा था, ठीक है। ये गलत क्या था बताओ? C क्रॉस से होना चाहिए, इसी C क्रॉस से, ओके। हाँ तो बताओ अभी A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस A है, और A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C भी है। इसका मतलब है कि ये तीनों इक्वल हो जाएगा। Therefore
A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस A। A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस A। ओके, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस A। ऑलराइट, तो अब हम आगे क्या करेंगे, तीनों तरफ मॉड ले लेते हैं। मॉड लेंगे तो क्या होगा, इम्प्लाइज A क्रॉस B का मॉड इज इक्वल टू B क्रॉस C का मॉड इज इक्वल टू C क्रॉस A का मॉड। ये मॉड लेने से हमको फायदा क्या होने वाला है कि हमारा जो उसमें एन कैप लिखते हैं उसके बारे में हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़े हैं ये जगह में, देख सकते हो ये जगह में पढ़े हैं कि हम लोग अगर A क्रॉस B का मॉड ले लेंगे तो उस समय और थीटा का बाद एन कैप नहीं आता है। A मॉड B मॉड साइन थीटा और एन कैप नहीं आता है, तो यही फायदा उसका है अगर हम मॉड ले लेंगे तो हमको एन कैप के बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ेगा अभी, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं अब ये ट्रायंगल भी यहाँ पे बनाया था, मैं ट्रायंगल बनाया था कि नहीं, और ये ट्रायंगल एक बार और ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। ये A है, ये B है, ये C है। ऑलराइट, नाउ दिस वन इज वेक्टर A, ये हमारा वेक्टर A था। दिस वन इज वेक्टर A, दिस वन इज वेक्टर B और दिस वन इज वेक्टर C। बट यहाँ पे जब हम लिखेंगे A क्रॉस B का वैल्यू क्या होता है, मॉड A मॉड B साइन थीटा, ठीक है। अगर हम मॉड A मॉड B लिखते हैं तो क्या आएगा, मॉड A मॉड B, तो ये आ जाएगा A B साइन। अब जरा सोच के बताओ कि A और B में एंगल कौन सा है। दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B। A ये है, B ये है, ये वाला एंगल तो नहीं है ना A और B में एंगल, नहीं ये नहीं होता है क्योंकि एक जगह से शुरू नहीं हुआ है। तो फिर A और B में एंगल कौन सा होता है, इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये जो बाहर देख रहे हैं वो एंगल A और B में है, हो गया। और एंगल काफी आसानी से मिलता है, पाई माइनस C कर देंगे। A और B लिखा है, जो नहीं है पाई माइनस ना कर देंगे। ऐसे B और C में एंगल कौन सा है, ये, और C और A में एंगल कौन सा है, ये। दिस वन इज पाई माइनस B और दिस वन इज पाई माइनस C। गड़बड़ कर दिया क्या, दिस इज पाई माइनस A, दिस वन इज पाई माइनस A एंड दिस वन इज पाई माइनस B। ये हो गया हमारा पाई माइनस B, दिस इज पाई माइनस A। मतलब A और B में एंगल है पाई माइनस C, तो लिखते हैं साइन पाई माइनस C इज इक्वल टू BC साइन। तो B और C है, तो जो नहीं है नाम पाई माइनस उतना हो जाएगा, पाई माइनस A इज इक्वल टू CA साइन पाई माइनस B। हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां पे हम लोग साइन C साइन A साइन B कर देंगे। इम्प्लाइज AB साइन C इज इक्वल टू BC साइन A इज इक्वल टू CA साइन B। लेकिन ये तो हमको प्रूव करने के लिए नहीं बोला है, हमको प्रूव करने के लिए क्या बोला था, हमको बोला था A बाय साइन A, B बाय साइन B, C बाय साइन C। तो एक काम करते हैं, ABC डिवाइड कर देते हैं। इम्प्लाइज AB साइन C बाय ABC इज इक्वल टू BC साइन A बाय ABC इज इक्वल टू CA साइन B बाय ABC। सो ये हमको देगा क्या, साइन C बाय C इज इक्वल टू साइन A बाय A इज इक्वल टू साइन B बाय B। और इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये मिलना चाहिए हमको A बाय साइन A इज इक्वल टू
बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। बोलो सबको समझ में आ गया? हाँ या ना बोलो? एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है स्कूल का एग्जाम में, ठीक है? स्कूल का एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है? हम लोग आज खत्म कर देंगे, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहा हूं मैं आज, है ना? ये जो क्वेश्चन है सारे खत्म कर देता हूं मैं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके, तो क्या बोला है देखो, ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो गया, मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है और सी का मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर बोला है, ठीक है? और साथ में क्या बोला है, a डॉट b इज इक्वल टू 0, b डॉट a डॉट c इज इक्वल टू 0। अच्छा, a डॉट b इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हो गया बताओ? a डॉट b इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? अच्छा, ये तो बोल दिया है कि देखो दो तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 का क्या क्या मतलब मायने निकल सकता है। a डॉट b इज इक्वल टू 0 में हम क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? पहला तो a वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई वेक्टर 0 होगा तो उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। दूसरा, b वेक्टर इज इक्वल टू 0। तीसरा, a परपेंडिकुलर टू b। यहां पे ये दोनों तो रिजेक्ट हो चुका है, क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर बोला है, इसका मतलब हो गया क्या, ये 0 तो नहीं हो सकता। The only part left is a perpendicular to b। क्लियर? तो जब हमको लिखा है कि a डॉट b इज इक्वल टू 0, इसका मतलब a इज परपेंडिकुलर टू b। जब बोला है कि a डॉट c इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया क्या, a डॉट c इज इक्वल टू 0, तो इसके मतलब हो गया क्या कि a परपेंडिकुलर टू c। अच्छा, मतलब a b और c दोनों को परपेंडिकुलर है। क्योंकि a b और c को दोनों को परपेंडिकुलर है, हम लोग पहले क्लास का शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दोनों को परपेंडिकुलर होता है। Therefore a e, या फिर ऐसे लिखते हैं as a is perpendicular to both b and c, therefore a is parallel to b cross c। a is parallel to b cross c। जरा जल्दी से बता दो, a is parallel to b cross c जो बता रहा हूं उसके बारे में आइडिया हो रहा है? कमल, b क्रॉस c मतलब b और c को परपेंडिकुलर ऐसा है, तो a इसी तरफ है तो पैरेलल ही हो गया। और दो वेक्टर पैरेलल कब होता है? जब one is a scalar multiple of other। Therefore a is equal to lambda times of b cross c। a is equal to lambda times of b cross c। अब प्रॉब्लम है क्या, ये लैम्बडा का वैल्यू हमको पता नहीं है। Once I get the value of lambda, मेरा ये आंसर हो जाना चाहिए। अब लैम्बडा का वैल्यू पता करने के लिए क्या बोला है कि b और c जो है उनमें एंगल जो है π/6 है। b और c में एंगल π/6 है, और एंगल का यूज हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम उनका मॉड ले लेंगे तो इसका मॉड होता है मॉड c sin थीटा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो अगर हम मॉड ले लेंगे तो हम उसका यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, therefore a mod is equal to lambda into b क्रॉस c का मॉड। तो a mod 1 हो गया, ये लैम्बडा का मॉड, b क्रॉस c का मॉड। So this is 1 is equal to lambda का मॉड, this is b c sin π/6। All of you got it? b बोलने से क्या होता है? मॉड b। c बोलने से मॉड c होता है। ये हम पहला क्लास से पढ़े हैं वेक्टर का, जो क्लास 12 में नहीं था, फिर भी मैं पहले समझाया था कि क्या होता है ये। तो ये 1 हो गया इज इक्वल टू लैम्बडा का मॉड b mod 1 c mod 1 sin 30 डिग्री हाफ होता है, मतलब लैम्बडा का मॉड हो गया 2, या फिर लैम्बडा का वैल्यू हो गया ±2।
देयरफॉर ए का वैल्यू जो हो जाएगा ±2 इंटू बी क्रॉस सी। इसका पिछला वाला पेज में लिखा था A is equal to lambda times of B cross C. A is equal to lambda times of B cross C. You can say here A is equal to lambda times of B cross C. तो important बात यही है क्योंकि ये perpendicular to both B and C है, तो हमको सोचना पड़ेगा कि ये B cross C को पैरेलल है, तो उस हिसाब से हमारा वैल्यू आ गया। डन? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, डरो मत। क्या बोला है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C, A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C दिया है, A 0 नहीं है, B C नहीं है, B इज नॉट इक्वल टू C, तो प्रूव करो कि B प्लस C इज इक्वल टू K टाइम्स है, जहां पे K एक स्केलर है, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C, तो अगर मैं एक तरफ लेके आ जाऊंगा तो A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C इज इक्वल टू 0, और अगर मैं A कॉमन ले लूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके लिखा गया था ये, अगर मैं A कॉमन ले लूंगा तो इट इज कमिंग 0। ओके, चलो अब मैं बताता हूं फिर से वही बात। A डॉट B 0 कब होता है तो मैं बता दिया, तो A क्रॉस B 0 कब कब होता है, व्हाट आर द सिचुएशन। पहला तो A इज इक्वल टू 0 होगा तो भी A क्रॉस B 0 हो जाएगा, और B इज इक्वल टू 0 होगा तो भी A क्रॉस B 0 हो जाएगा। सवाल में यहां पे बोला है कि A नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये वाला पार्ट 0 नहीं है, ओके, और ये भी बोला है कि B नॉट इक्वल टू C, B नॉट इक्वल टू C से हमको पता चलता है कि B माइनस C नॉट इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ये A है ये B है। मैं अगर इसके साथ कंपेयर करने के लिए बोल रहा हूं, A के जगह में A लिखा है लेकिन B के जगह में B माइनस C है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये दोनों 0 नहीं हो रहा, तीसरा कंडीशन क्या हो गया, A पैरेलल टू B, ये तीसरा कंडीशन है। तीन कंडीशन है A क्रॉस B 0 होने का, या तो A 0 होगा या फिर B 0 होगा या फिर A पैरेलल टू B होगा। अब क्योंकि A 0 नहीं है, as A not equals to 0, B not equals to C implies B minus C not equals to 0, तो ये 0 नहीं हुआ, ये 0 नहीं हुआ, the only possibility left is what, A parallel to B, therefore A parallel to B minus C। बोलो ने सबको समझ में आया क्या, बोलो, आया? Yes sir. Implies B minus C is equal to, यहाँ पे K दिया है तो K लिख देते हैं, K इंटू वेक्टर है। हम A is equal to K टाइम्स ऑफ B minus C भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको प्रूफ जो दिया वो इसमें से आसानी से हो रहा है। ये लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस लिख सकते हैं और दिस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस लिख सकते हैं। यहाँ पे लैम्डा नहीं है, एक M लिखा है या क्या लिखा, K लिखा है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग K। ऑलराइट, तो हमारा प्रूफ हो गया क्या, वेक्टर B इज इक्वल टू C टाइम्स C प्लस K टाइम्स ऑफ A। क्लियर हो गया ये सवाल? ओके, लास्ट वन बोला है कि एबीसीएल वेक्टर सच दैट A डॉट B इज इक्वल टू A डॉट C, A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C, A नॉट इक्वल टू 0, देन शो दैट B इज इक्वल टू C। ऑलराइट, देखते हैं, A डॉट B इज इक्वल टू A डॉट C, एक सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन था तीन तो, A डॉट B माइनस A डॉट C इज इक्वल टू 0, ओके, तो A डॉट B माइनस C इज इक्वल टू 0। तो इसे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे देखते हैं। यहां पे A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C, तो A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C इज इक्वल टू 0।
हम जीरो वेक्टर भी लिख सकते हैं इस सब जगह पे, नहीं डॉट प्रोडक्ट पे नहीं लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो वेक्टर लिख सकते हैं। ओके अच्छा, तो फिर बताओ मेरे को, तो व्हाट टू डू नाउ, ए कॉमन ले लिया, b माइनस सी इज इक्वल टू 0। चलो इसमें से क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं देखते हैं। a 0 नहीं है बोल दिया है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, इधर a परपेंडिकुलर टू b माइनस सी और b माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये दो पॉसिबिलिटी मिला कि नहीं, यहां से a परपेंडिकुलर टू b माइनस सी होगा या फिर a b माइनस सी इक्वल टू 0 होगा, ये दो पॉसिबिलिटी। इधर से क्या पॉसिबिलिटी निकल के आता है, इधर a पैरेलल टू b माइनस सी और b माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब सोचो कि ये कैसे बनेगा, हाउ इज इट पॉसिबल कि a परपेंडिकुलर टू b माइनस सी है और a पैरेलल टू b माइनस सी है, सेम समय में a पैरेलल भी होगा परपेंडिकुलर भी होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। बट a कैन नॉट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू b माइनस सी एट द सेम टाइम। बट लिख सकते हो पॉइंट, बट a cannot be parallel and perpendicular to b minus c। मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारा रिजेक्ट हो गया, ए पैरेलल परपेंडिकुलर एक साथ नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी रिजेक्ट हो गया। तो हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर दिए, देयरफॉर b minus c is equal to 0 implies b is equal to c। क्लियर हो गया।